इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे, जो कि पूर्णांकों के गुणनफल पर आधारित है। आप जानते हैं कि पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तो इसलिए आपको धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को भी यहाँ पर गुणा करना होगा। इसके लिए आपको चिन्हों के गुणन के नियम की जानकारी होनी चाहिए। तो चिन्हों के गुणा के जो नियम हैं वह इस प्रकार हैं। धन गुणा धन बराबर धन। यदि दो धनात्मक संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो गुणनफल में धन प्राप्त होता है, और इसी प्रकार जब दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा किया जाता है तो गुणनफल धनात्मक प्राप्त होता है, अर्थात ऋण गुणा ऋण बराबर धन। और जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते हैं तो गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार जब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को हम गुणा करते हैं तो गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब दो समान प्रकार के पूर्णांकों, अर्थात दोनों पूर्णांक धनात्मक हों या दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हों, को गुणा करते हैं तो गुणनफल धनात्मक प्राप्त होता है। और जब दो विपरीत प्रकार के पूर्णांकों, अर्थात एक पूर्णांक धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो, या एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक हो, को गुणा करते हैं तो गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको एक नियम और याद करना होगा, जो कि इस प्रकार है। यदि ऋण चिन्ह को सम, अर्थात 2, 4, 6, 8 आदि बार गुणा करते हैं तो गुणनफल में चिन्ह धन आता है। माना कि हमें ऋण 1 की घात 10 का मान ज्ञात करना है, तो ऋण 1 की घात 10 का मतलब हुआ ऋण 1 को हमने 10 बार गुणा करना है। तो 10 एक सम संख्या है, इसलिए चिन्ह जो होगा वह धनात्मक हमें प्राप्त होगा। और उसके बाद हम 1 को 10 बार गुणा करेंगे, तो 1 को आप कितनी भी बार गुणा करें तो गुणनफल 1 ही प्राप्त होता है। तो ऋण 1 की घात 10 का मान धन 1 अर्थात 1 प्राप्त होगा। और जो दूसरा नियम है वह यह है, यदि ऋण चिन्ह को विषम बार, अब विषम का मतलब होता है 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन बार गुणा किया जाता है तो चिन्ह ऋण आता है। और एग्जाम्पल, आपको ऋण 1 की घात 5 का मान ज्ञात करना है, अर्थात ऋण 1 को आपने 5 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर ऋण 5 बार अर्थात विषम बार गुणा हो रहा है, तो गुणनफल में चिन्ह ऋण आएगा। और 1 को आप 5 बार गुणा करेंगे तो उत्तर 1 होगा। तो ऋण 1 की घात 5 का मान ऋण 1 होगा। तो पूर्णांकों के गुणनफल में आप देख लेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक कितनी बार है। यदि ऋणात्मक पूर्णांक सम बार होगा तो गुणनफल धनात्मक आएगा, और ऋणात्मक पूर्णांक विषम बार होगा तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए 3 गुणा ऋण 1, यानी 3 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर्वप्रथम हम चिन्ह देखेंगे, तो हमने एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करना है, तो धन गुणा ऋण ऋण होता है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि ऋण चिन्ह एक बार अर्थात विषम बार गुणा हो रहा है, इसलिए गुणनफल ऋण होगा। उसके बाद हम 3 गुणा 1, 3 1 is 3, तो 3 गुणा ऋण 1 का मान ऋण 3 आएगा। इसी का बी भाग है -1 इंटू 225, तो यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक गुणा हो रहे हैं तो चिन्ह ऋणात्मक आएगा। अब 1 से हम 225 को गुणा करेंगे, तो 1 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर उत्तर वही संख्या आता है, क्योंकि 1 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, अर्थात गुणात्मक तत्समक होता है। इससे संख्या की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। सी -21 इंटू -30, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस, और 21 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। 21 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63, तो प्लस 630, इसको हम खाली 630 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है -316 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 316 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 316 ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 316। नेक्स्ट -15 इंटू 0 इंटू -18, तो 0 से हम जब किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो आंसर हमें 0 प्राप्त होता है। 0 न धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट -12 इंटू -11 इंटू 10, तो यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह 2 बार आ रहा है, अर्थात सम बार आ रहा है, तो गुणनफल
गुणनफल में चिन्ह धन प्राप्त होगा। उसके बाद हम 12, 10 और 11 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1320। तो प्लस का चिन्ह यदि हम न भी लगाए तो यह 1320 हम इसे कह सकते हैं। अगला है 9 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 6। तो ऋणात्मक पूर्णांक 2 बार है तो आंसर धनात्मक में आएगा। उसके बाद हम 9, 3 और 6 को गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 162 अर्थात प्लस 162 को हम सीधे 162 भी लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है H, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक 3 बार है। देखो ऋणात्मक पूर्णांक विषम बार है, गुणनफल ऋणात्मक होगा। अब हम 18, 5 और 4 को गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 360। अब नेक्स्ट I, ऋणात्मक पूर्णांक 3 बार है अर्थात विषम बार है तो चिन्ह ऋण आएगा। उसके बाद 3, 4 और 2 और 1 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 24। प्रश्न नंबर 1 का लास्ट भाग है, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक 4 बार है। ऋण 3 गुणा ऋण 6 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 1। तो ऋणात्मक पूर्णांक 4 बार है तो गुणनफल धनात्मक आएगा। अब हम 6, 3, 2 और 1 को गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो इसमें A और B दो भाग हैं प्रश्न के जिन्हें आपने सत्यापित करना है। वेरीफाई द फॉलोइंग। तो पहला भाग है 18 गुणा विदिन ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है 18 इंटू माइनस 3। तो हम सबसे पहले इसका बराबर के बाएं ओर वाला पक्ष लेते हैं अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 18 गुणा 7 धन ऋण 3। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो यह बनेगा 18 गुणा 7। अब धन गुणा ऋण करेंगे तो ऋण हो जाएगा 3। तो यह बनेगा 18 गुणा 7 में 3 कम करेंगे 4 और 18 और 4 को गुणा करेंगे 18 4 जार 72। तो जो LHS है उसका मान आ चुका है 72। अब हम देखते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो बराबर के दाएं ओर है 18 गुणा 7 विदिन ब्रैकेट एंड दूसरे ब्रैकेट में है प्लस 18 इंटू माइनस 3। तो 18 और 7 को गुणा करेंगे 18 7 जार 126 प्लस अब यहाँ पर देखिए 18 और माइनस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 54। प्लस इंटू माइनस माइनस 18 3 जार 54। 126 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 54 और 126 में से हम 54 लेस करेंगे तो यह आ जाएगा 72। तो LHS का मान 72 है और RHS का मान भी 72 आ चुका है। LHS बराबर RHS, यही हमें वेरीफाई करना था। प्रश्न के दूसरे भाग का लेफ्ट हैंड साइड है -21 इंटू -4 प्लस इंटू -6, एक ब्रैकेट में है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -21 गुणा ऋण 4 वैसा ही रहेगा। धन और ऋण को यहाँ पर गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा और 6। अब ऋण 4 और ऋण 6 जब दो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं तो दोनों जुड़ते हैं और चिन्ह ऋणात्मक रहता है। तो ऋण 4 और ऋण 6 का मान हो जाएगा ऋण 10। तो -21 इंटू -10 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 210। तो LHS का मान आ चुका है 210। अब हम देखते हैं RHS। RHS है ऋण 21 गुणा ऋण 4 धन ऋण 21 गुणा ऋण 6। तो सर्वप्रथम हम ऋण 21 और ऋण 4 को गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण गुणा करके धन आता है और 21 और 4, 21 4 जार 80 और प्लस अब ऋण 21 और ऋण 6 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा प्लस 126। यह हो जाएगा 84 प्लस इंटू प्लस प्लस आता है 126। 84 में 126 ऐड करेंगे तो 200 यानी यह भी आएगा। तो LHS का मान 210 और RHS का मान भी 210, दोनों इक्वल हैं। तो हमने यह सत्यापित कर दिया है LHS बराबर RHS, तो हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। किसी भी पूर्णांक a के लिए ऋण 1 गुणा a किसके समान है। तो -1 इंटू a, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा माइनस और 1 से a को गुणा करेंगे तो यह आएगा a। तो आंसर आ गया -a। अब हमने इसमें यह देखना है कि a को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें -a प्राप्त हुआ अर्थात a का एडिटिव इनवर्स, a का योगात्मक प्रतिलोम हमें प्राप्त हुआ। तो इससे एक निष्कर्ष निकल के आता है
कि जब हम किसी संख्या या पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा करते हैं तो हमें उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अर्थात एडिटिव इनवर्स प्राप्त होता है। तो अब हम इसके आधार पर अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विथ -1 ईच। तो आपको इसमें कुछ भाग दिए गए हैं। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल है। ऋण 22, 37 और 0। आप एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम के बारे में जानते होंगे। जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 का योज्य प्रतिलोम होता है ऋण 7 और ऋण 7 का योज्य प्रतिलोम 7। एडिटिव इनवर्स ऑफ 113 इज -113 और इसी प्रकार -113 का एडिटिव इनवर्स 113 होता है। और किसी पूर्णांक a के लिए a का एडिटिव इनवर्स -a होगा और जबकि 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। यह आप पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शून्य को छोड़कर अन्य पूर्णांकों का एडिटिव इनवर्स उस पूर्णांक का विपरीत प्रकार का पूर्णांक होता है। जैसे आप देख रहे हैं ऋण 7 का एडिटिव इनवर्स धन 7 का ऋण 7। और प्रश्न के पहले भाग में आपने देखा कि जब हम a को -1 से गुणा करते हैं तो हमें -a अर्थात a का एडिटिव इनवर्स प्राप्त होता है। अब यदि हम इसमें -a को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू a आ जाएगा। तो देखिए -a को जब हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें a अर्थात -a का एडिटिव इनवर्स प्राप्त हो रहा है। तो अभी जो आपको प्रश्न दिया गया है उसमें आपको प्रोडक्ट दिया गया है और आपने संख्या ज्ञात करनी है। जो प्रोडक्ट होगा वह उस पूर्णांक का एडिटिव इनवर्स होगा और जो पूर्णांक होगा वह प्रोडक्ट का एडिटिव इनवर्स होगा। तो प्रोडक्ट से पूर्णांक निकालने के लिए हम प्रोडक्ट को ही -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। पहला प्रोडक्ट आपको दिया गया है -22। पहला गुणनफल है -22। आपको पूर्णांक ज्ञात करना है यानी किस पूर्णांक को -1 से गुणा करने पर -22 प्राप्त हुआ होगा। तो इसके लिए हम -1 से -22 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा पूर्णांक ज्ञात हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह +22 अर्थात 22 आ जाएगा आंसर। दूसरा प्रोडक्ट आपको दिया गया है 37। तो इससे पूर्णांक बराबर आ जाएगा -1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 37 से तो यह आ जाएगा -37। तीसरा गुणनफल यानी प्रोडक्ट आपको दिया गया है 0। तो इंटीजर यानी पूर्णांक बराबर आ जाएगा -1 को हम गुणा कर लेंगे 0 से तो आ जाएगा 0 आंसर। प्रश्न संख्या 4 ऋण 1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write various products showing some pattern to show -1 into -1 equal to 1। तो हमें स्टार्ट करना है -1 into 5 से। तो ऋण 1 गुणा 5 जब हम करेंगे तो यह आ जाएगा ऋण और धन को गुणा करने पर ऋण आएगा 5 एकम 5। हमें निरूपित करना है ऋण 1 गुणा ऋण 1। तो पहला जो ऋण 1 है यह तो ऐसा ही रहेगा। अब हम 5 से नीचे की ओर आएंगे अर्थात 4 3 2 1 0 ऋण 1। सर्वप्रथम 5 से छोटी संख्या होती है 4। अब हम करेंगे ऋण 1 गुणा 4 तो यह आ जाएगा ऋण 4। 4 से छोटी संख्या होती है 3। अब हम करेंगे ऋण 1 गुणा 3। 3 से छोटी संख्या होती है 2। फिर हम करेंगे ऋण 1 गुणा 2। 2 से छोटी संख्या होती है 1। अब हम करेंगे ऋण 1 गुणा 1। फिर 1 से छोटी संख्या होती है 0। फिर हम करेंगे ऋण 1 गुणा 0। उसके बाद 0 से ठीक छोटा पूर्णांक ऋण 1 होता है तो अब हम करेंगे ऋण 1 गुणा ऋण 1। तो हमारा जो स्टेप समाप्त होगा वह ऋण 1 गुणा ऋण 1 पर होगा। अब हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका पैटर्न क्या है। तो देखिए पहला जो प्रोडक्ट है वह है ऋण 5, दूसरा है ऋण 4, ऋण 3, तीसरा प्रोडक्ट है। अब हम संख्या रेखा को देखें
तो संख्या रेखा के बीच में शून्य है, दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 बढ़ते हुए क्रम में पूर्णांक हैं और बाईं ओर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 घटते हुए क्रम में पूर्णांक हैं। तो ऋण 5 से बड़ा पूर्णांक ऋण 4 होगा, ऋण 4 से बड़ा पूर्णांक ऋण 3 होगा, ऋण 3 से बड़ा पूर्णांक ऋण 2 होगा, ऋण 2 से बड़ा पूर्णांक ऋण 1 होगा और ऋण 1 से बड़ा पूर्णांक शून्य होगा, शून्य से बड़ा पूर्णांक 1 होगा। तो प्रोडक्ट का पैटर्न आ जाएगा ऋण 5, उससे बड़ा पूर्णांक ऋण 4, उससे बड़ा पूर्णांक ऋण 3, फिर उससे बड़ा ऋण 2, ऋण 2 से बड़ा ऋण 1, ऋण 1 से बड़ा पूर्णांक शून्य और शून्य से बड़ा पूर्णांक 1। प्रोडक्ट के पैटर्न को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा कि ऋण 4 अपने से पहले प्रोडक्ट से 1 ज्यादा है, तो इसे हम कह सकते हैं ऋण 5 धन 1। फिर ऋण 3 अपने से पहले प्रोडक्ट यानी ऋण 4 से 1 ज्यादा है, तो ऋण 3 को हम कह सकते हैं ऋण 4 धन 1। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ऋण 2 को हम लिखेंगे ऋण 3 धन 1, ऋण 1 को हम कहेंगे ऋण 2 धन 1 और शून्य को हम कहेंगे पहला प्रोडक्ट यानी ऋण 1 धन 1 और 1 को हम कहेंगे 1 से पहले का प्रोडक्ट शून्य धन 1। इस पैटर्न के आधार पर हमने सिद्ध कर दिया है कि ऋण 1 गुणा ऋण 1 का मान 1 होता है। प्रश्न संख्या 5, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको प्रश्न के कुछ भाग दिए हुए हैं, इसमें आपने पूर्णांकों के गुणा के गुणधर्म लगाने हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ए 26 इंटू -48 प्लस -48 प्लस -36। तो आपने पूर्णांकों की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं, वितरण नियम। तो उसके अनुसार a गुणा b धन a गुणा c का जो मान है वो हो जाता है a गुणा कोष्ठ के अंदर लिख देते हैं b प्लस c को। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए -48 पहले पद में भी है और -48 दूसरे पद में भी है, तो इसे आप a समझ सकते हैं और 26 को आप b कह सकते हैं, -36 को आप c कह सकते हैं। इसका जो मान आ जाएगा -48 को हम वितरण नियम से बाहर करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 26 प्लस -36। तो हमने यहाँ पर वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का उपयोग किया, तो यह हो जाएगा -48 इंटू 26। अब देखिए प्लस इंटू माइनस करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा 36, तो इसका मान आ जाएगा -48 गुणा 26 माइनस 36। धन और ऋण घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो ऋण का संख्यात्मक मान अधिक है, तो इसका मान आएगा ऋण। 36 में 26 कम करेंगे 10। अब ऋण और ऋण गुणा होते हैं तो चिन्ह धन आता है, ऋणात्मक पूर्णांक 2 बार है तो चिन्ह धन आएगा। 48 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 480 आएगा। अब बी भाग है, देखिए 8 गुणा 53 गुणा ऋण 125। तो यहाँ पर हम क्रम विनिमेयता का नियम लगाएंगे। पूर्णांकों के गुणा में क्रम बदलने से गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। तो लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी 8 और गुणा ऋण 125 को हम एक साथ लिख लेंगे और गुणा 53 को हम अलग से लिख लेंगे। 8 इंटू -125, इसका मान आ जाएगा -1000। तो अब देखिए गुणा करना बहुत आसान हो चुका है। 1000 से जब किसी संख्या को गुणा करते हैं उस संख्या के आगे हम 3 शून्य बढ़ा देते हैं, तो 1000 का चिन्ह माइनस है, 53 का प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। ऋणात्मक पूर्णांक एक बार है, विषम बार है, तो प्रोडक्ट आपको ऋणात्मक मिलेगा। 53 इंटू 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 के आगे 3 शून्य और बढ़ा देंगे। दिस इज आंसर सी। 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। तो इसमें भी हम क्रम विनिमेयता का नियम लगाएंगे, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी। यदि हम -25 और -4 को एक साथ लिख लें तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वह शून्यांत वाला मिलेगा, अर्थात उसके अंत में शून्य होगा, जिससे हमें गुणा करने में सुविधा रहती है। और 15 और -10 को एक साथ लिखेंगे तो इससे भी हमें ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसके अंत में शून्य होगा। यूजिंग लॉ ऑफ commutativity we get 15 into -10 into -25 into -4। 15 और -10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऋण चिन्ह एक बार है, अर्थात विषम बार है, तो प्रोडक्ट आपको ऋण मिलेगा। 15 और 10 को गुणा करेंगे 150 गुणा ऋण 25 ऋण 4, तो ऋणात्मक पूर्णांक 2 बार है, गुणनफल आपको धनात्मक प्राप्त होगा। 25 इंटू 4 करेंगे तो 100। अब इसे 1
2 3, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे -15 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -15,000। अगला प्रश्न है -41 इंटू 102। तो -41 को ऐसे ही हम लिखेंगे, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, वितरण नियम। तो यह हो जाएगा -41 गुणा 100 प्लस -41 गुणा 2। अब -41 और 100 को हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा -41 के आगे 2 शून्य लग जाएंगे, प्लस अब -41 और प्लस 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -82। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -41 के आगे 2 जीरो, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा 82। अब देखिए ऋणात्मक संख्याएं हैं तो दो ऋणात्मक संख्याएं जुड़ती हैं, चिन्ह ऋण ही रहता है, तो यह जुड़कर आ जाएगा 4182। दिस इज आंसर ई। तो इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, वितरण नियम। 625 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर अब हमारे पास बचेगा 625 को हम बाहर कर चुके हैं तो बचेगा -35 प्लस 625 को तो हम बाहर ले चुके हैं तो बचेगा यहाँ पर माइनस और 65। तो यह हो जाएगा 625 इंटू -35। अब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाएगा 65। यह बराबर हो जाएगा 625 गुणा ऋण और ऋण जोड़ते हैं, चिन्ह ऋण ही रहता है, तो -35 और -65 को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा -100। अब 625 से -100 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 625 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 625 के आगे 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, जिसे आंसर F। 7 गुणा 50 ऋण 2। तो इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा लेंगे, वितरण नियम। यह हो जाएगा 50 गुणा 7 ऋण 2 गुणा 7। तो 50 और 7 को गुणा करेंगे, 7 5 जार 35 के आगे 1 जीरो ऐड हो जाएगा, माइनस 7 2 जार 14। 350 में से हम 14 कम कर लेंगे तो यह आ जाएगा 336। अगला प्रश्न है ऋण 17 और ऋण 29 को आपने गुणा करना है। तो ऋण 17 ऋण 29 को हम लिख सकते हैं ऋण 30 धन 1। ऋण और धन घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है, तो ऋणात्मक तो संख्यात्मक मान 30 का अधिक ऋण रहेगा, 30 में 1 कम करेंगे 29 को हमने लिख लिया ऋण 30 धन 1। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा लेंगे, वितरण नियम। तो यह बन जाएगा ऋण 17 गुणा ऋण 30 धन 1 गुणा ऋण 17, यानी ऋण 17 से आपने ऋण 30 को भी गुणा किया और 1 को भी गुणा किया, तो ऋण और ऋण गुणा होकर धन बन जाएगा। 17 और 30 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 510। यहाँ धन और ऋण को गुणा करेंगे, ऋण आएगा, 1 और 17 को गुणा करेंगे 17। 510 में से हम 17 घटाएंगे तो आएगा 493। फिर है ऋण 57 गुणा ऋण 19 धन 57। तो इसमें भी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही लग रहा है। 57 को आप बाहर करेंगे तो 57, इस 57 के स्थान पर आप ऋण 1 लिखेंगे, क्योंकि आपने 57 को बाहर ले लिया है। 57 का भाग ऋण 57 में ऋण 1 बार जाएगा, गुणा ऋण 19 और धन 57 को बाहर कर लिया तो 57 का भाग 57 में 1 बार, तो यह आ जाएगा 57 इंटू -1 इंटू -19 करेंगे तो +19 अर्थात 19 आ जाएगा, +1। 57 इंटू 19 में 1 ऐड करेंगे 20, और 57 से 20 को मल्टीप्लाई करना आसान, 0 बढ़ा देंगे, 57 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1140 आंसर। प्रश्न संख्या 6, किसी हिमीकरण यानी ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो आपको जो प्रारंभिक तापमान दिया है वह दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 40 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न कहता है कि जो कमरे को ठंडा करने की दर है
5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी 1 घंटे में कमरे का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कम होता है मीन्स -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब 1 घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो आपको 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान बताना है। तो आप देखेंगे कि 10 घंटे बाद तापमान में कितनी कमी होगी। 1 घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है तो 10 घंटे में आपने ज्ञात करना है। तो 10 घंटे में ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 से -5 डिग्री सेल्सियस को गुणा कर लेंगे तो आएगा 10 और -5 को गुणा करेंगे -50 डिग्री सेल्सियस। कमरे का जो तापमान है -50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो जो प्रारंभिक तापमान था वह है 40 डिग्री सेल्सियस, कमी आ चुकी है -50 डिग्री सेल्सियस। तो 40 में से 50 को घटाएंगे तो धन और ऋण घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है तो यह रहेगा ऋण 50 में 40 कम करेंगे 10। कमरे का अंतिम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यह इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। पहला भाग आपसे पूछा गया है, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। दूसरा आपसे पूछा गया है, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। थर्ड, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं। इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempted. First, Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answers. What is his score? तो एक सही उत्तर पर जो अंक मिल रहा है वह मिल रहा है 5 और एक गलत उत्तर देने पर आपके अंकों में कमी हो जा रही है, कितनी, -2। तो मोहन के 4 उत्तर सही हैं और 6 उत्तर गलत हैं। एक सही उत्तर का आपको 5 अंक मिल रहा है, तो मोहन के 4 सही हैं तो 4 सही होने पर उसको मिल जाएंगे 4 गुणा 5 यानी 20 मार्क्स उसको सही उत्तर के मिलेंगे। अब एक गलत उत्तर देने पर 2 मार्क्स आपके कम हो जा रहे हैं, तो उसने कितने गलत दिए हैं, 6 प्रश्न उसने गलत हल किए हैं, तो उस अंकों में कमी हो जाएगी 6 गुणा -2 यानी -12। तो कुल अंक आ जाएंगे उसके 20 + -12 अर्थात 20 - 12 यानी 8। तो मोहन को कितने अंक मिले हैं, 8। प्रश्न का दूसरा भाग है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। एक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जा रहे हैं और उसके 5 सही आंसर हैं, 5 गुणा 5 यानी 25 उसको सही उत्तर पर मिलेंगे। एक गलत उत्तर के लिए 2 मार्क्स काटे जा रहे हैं यानी -2 और उसके उत्तर गलत है 5। 5 × -2 करेंगे तो -10। तो कुल अंक हो जाएंगे सही के 25, गलत के -10। 25 में 10 कम कर लेंगे तो आएगा 15, दिस इज आंसर। तीसरा है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो सही उत्तर उसने कितने दिए हैं, 2। तो 2 सही उत्तर के लिए हीना को मिलेंगे 2 गुणा 5 यानी 10 अंक। 5 गलत उत्तर के लिए उसको मिलेंगे 5 गुणा -2 क्योंकि एक गलत उत्तर का -2 मार्क्स मिल रहा है। 5 × -2 करेंगे -10, कुल अंक उसके हो जाएंगे 10 - 10 अर्थात 0। प्रश्न संख्या 8, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी यानी ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। फर्स्ट, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। और दूसरा आपसे पूछा गया है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो और न हानि। यहाँ पर यह प्रश्न गलत प्रिंट हुआ है, स्लेटी सीमेंट की बोरियां के स्थान पर यहाँ पर होना चाहिए था सफेद सीमेंट।
A cement company earns a profit Rs8 per bag of white cement sold and loss of Rs5 per bag of grey cement sold. First, the company sells 300 bags of white cement and 500 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? 3000 बोरे उसने सफेद सीमेंट बेचे हैं, एक बोरे पर उसको लाभ हो रहा है 8 रुपये का, तो 3000 बोरे पर उसे कितना लाभ हो जाएगा? तो 3000 गुणा 8 यानी 24,000 का कंपनी को लाभ होगा। अब एक स्लेटी सीमेंट को बेचने पर उसे 5 रुपये की हानि हो रही है। 5000 बोरे वो बेच रहा है, तो 5000 गुणा 5 यानी 25,000 का उसको हानि हो रही है। तो कंपनी को 24,000 का लाभ हो रहा है और 25,000 का घाटा हो रहा है। तो हानि ज्यादा है या लाभ ज्यादा है? देखिए हानि ज्यादा है, 25,000 ज्यादा है, 24,000 कम हुआ। तो कुल हानि बराबर 25,000 में से हम क्या करेंगे? 24,000 को लेस कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 1,000। तो कंपनी को 1,000 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। B. What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags? अब देखिए एक बैग पर उसे 5 रुपये का घाटा हो रहा है, उसने बेचे हैं 6,400 ग्रे सीमेंट के बैग। 5 रुपये के हिसाब से उसको कितना घाटा हो जाएगा? 5 से आप 6,400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 32,000। तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट को बेचने पर 32,000 अर्थात 32,000 का घाटा हो चुका है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है तो कितने व्हाइट सीमेंट के बैग वह बेचे कि उसे न लाभ हो न हानि हो। उसे कवर कितना करना है? 32,000 रुपये उसे कवर करने हैं। एक बैग में कवर हो रहा है 8 रुपया, कवर करने हमें 32,000 रुपये। तो 8 से आप 32,000 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4,000। कंपनी को 4,000 सफेद सीमेंट के बैग बेचने होंगे, तब जाकर उसके 32,000 रुपये की हानि की पूर्ति होगी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाएगा? तो देखिए जो प्रोडक्ट मिला है वो पॉजिटिव मिला है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरी संख्या होगी वह नेगेटिव होगी। तो 3 से हम 27 को डिवाइड करेंगे तो 9 बार, तो -3 इंटू -9 बराबर आ जाएगा 27। दूसरा है 5 को किससे गुणा करें कि ऋण 35 आ जाए। तो प्रोडक्ट आपको ऋणात्मक मिला है, तो पहली संख्या धनात्मक है, तो दूसरी संख्या क्या आनी चाहिए? ऋणात्मक आनी चाहिए। 5 का भाग हम 35 में देंगे, हो जाएगा 7 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा -7। 5 इंटू -7 का मान -35 आएगा। तीसरा है -8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -56 आ जाए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऋणात्मक है, इसका मतलब हुआ कि एक संख्या ऋणात्मक है तो दूसरी धनात्मक होगी। तो 8 का पहाड़ा हम 56 में देंगे, 7 टाइम जाएगा, तो यह आ जाएगा 7 इंटू -8 का मान -56। डी, -12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाए। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट पॉजिटिव मिला है, तो इसका मतलब है कि जो संख्या आएगी दूसरी वह ऋणात्मक ही होगी। 12 का भाग 132 में देंगे, वह आ जाएगा 11। तो -11 इंटू -12 करेंगे तो आंसर आएगा +132।